देखो, दयालु बनो लेकिन कमज़ोर मत बनो, ज्ञानी बनो लेकिन अहंकार कभी मत करो। देखिए, आज है 20 अक्टूबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और ये जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि स्वीडन के नए प्रधानमंत्री कौन बने। देखिए, किसी भी देश में अगर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो वो एग्जाम में जरूर पूछाता है। तो स्वीडन एक बहुत ही एक तरीके से कहा जाए पॉपुलर कंट्री है। तो स्वीडन जो है इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उल्फ क्रिस्टर्सन, ठीक है। तो उल्फ क्रिस्टर्सन बन गए हैं स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो आपके उल्फ क्रिस्टर्सन हैं ये कंजर्वेटिव मॉडरेट पार्टी के एक लीडर यानी कि नेता हैं। और इनके 3 दलों के गठबंधन के पास जो है बहुमत नहीं है, यानी कि इनकी जो सरकार है ये गठबंधन वाली है। और एक खास बात और है कि तीनों के पास जो है वहाँ पर बहुमत नहीं है। लेकिन स्वीडन में एक नियम है, स्वीडन में प्रधानमंत्री तब तक शासन कर सकते हैं जब तक उनके खिलाफ कोई संसदीय बहुमत पेश ना हो। यानी कि स्वीडन में देखिए, अगर मान के चलिए अगर 100 सीटें हैं स्वीडन में वहाँ की संसद में, मतलब एक मानने वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर जो है 40 सीटें किसी के पास हैं तो वो सरकार बना सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 50 हो तभी बना पाएगा या फिर 51 हो, ठीक है। लेकिन तब तक वो जो है सरकार बनाए रह सकता है जब तक कोई दूसरा दल जो है विरोध ना करे, वो बहुमत पेश करने के लिए ना बोले, ठीक है। तो ऐसा नियम है स्वीडन में और स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, उल्फ क्रिस्टर्सन। देखिए, स्वीडन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, स्वीडन जो है एक यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है और स्टॉकहोम इसकी राजधानी है, ठीक है। तो स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम है। और स्टॉकहोम जो है ये इसका सबसे बड़ा शहर भी है स्वीडन का। और देखिए, स्वीडिश भाषा इसकी मुख्य राजभाषा है स्वीडन की। और यहाँ एक संवैधानिक लोकतांत्रिक राजतंत्र है। और देखिए, स्वीडन के पश्चिम एवं उत्तर में नॉर्वे और पूर्व में जो है फिनलैंड और दक्षिण में डेनमार्क स्थित है, ठीक है। तो ये जो है बाउंड्रीज हैं स्वीडन की, इसको नोट कर लीजिएगा। और स्वीडन की मुद्रा क्या है, स्वीडिश क्रोना है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्वीडिश है। राजधानी आपने जानी ली है स्टॉकहोम, ठीक है। अगला है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, एक महिला है भारती दास, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। भारती दास को हाल ही में भारत का नया लेखा महानियंत्रक अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो भारती दास हैं ये 1988 बैच की जो है भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी है। और इनका जो एक तरीके से कहा जाए नियुक्ति है ये वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है और ये वित्त मंत्रालय की 27वीं लेखा महानियंत्रक बन गई हैं। और देखिए, लेखा महानियंत्रक भारत सरकार के लेखांकन मामलों का एक प्रमुख सलाहकार होता है, इसको याद रखेगा। लेखा महानियंत्रक क्या होता है, ये भारत सरकार के लेखांकन यानी कि अकाउंट्स मामलों का एक प्रमुख सलाहकार होता है। अगला है कि नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो देखिए, ये राज्य गुजरात है जहाँ पर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। और गुजरात में ये प्लेस आपका है लोथल, ठीक है। तो गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। और इसे न केवल भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बल्कि लोथल को विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जो है ये पहल उठाया गया है, यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया गया है। और देखिए, इस परियोजना को विभिन्न चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है और इसका काम भी लगभग शुरू हो चुका है। तो याद रखिएगा, गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। और अगला कि अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता। तो देखिए, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का जो पहला ग्रीको रोमन पदक है इसको साजन भनवाला ने जीता है। यहाँ पे साजन भनवाला की फोटो आपको दिख रही है। याद रखिएगा, भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान साजन भनवाला ने जो है 77 किलोग्राम वर्ग में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। और आपको बता दूं, साजन ने ऐतिहासिक पदक जीतने के लिए यूक्रेन के दिमित्रो वासित्स्की से बेहतर जीत हासिल की। और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी यूक्रेन के जो समकक्ष थे जिनका नाम है दिमित्रो वासित्स्की, ठीक है।
तो इनको जो है 10-10 से जो है हराया, यानी कि 10-10 से इन पर जो है जीत हासिल की। और अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो पेंशन भोगी हैं उन सभी के लिए एक भविष्य नाम का पेंशन भोगी पोर्टल लॉन्च किया है। तो भविष्य क्या है? एक पेंशन भोगी पोर्टल है, और भारत सरकार ने केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए इसको हाल ही में लॉन्च किया। और देखिए, ये पोर्टल पेंशन भोगियों की सभी जरूरतों के लिए नॉन स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। और भारत सरकार के अनुसार भविष्य पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली के लिए एक पोर्टल एसबीआई के पेंशन सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अगर आप 2 नंबर एग्जाम में कंफर्म करना चाहते हैं तो ये दोनों नाम याद रखेगा जो मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है क्रमशः भारत और फ्रांस को। तो भारत को जो है अध्यक्ष चुना गया है और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि अध्यक्ष जो होगा ये भारत से होगा और सह अध्यक्ष भी ये आपका कहाँ से होगा? फ्रांस से। देखिए, जो भारत के केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह, इनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। जबकि फ्रांस के जो विकास राज्य मंत्री हैं, जिनका नाम यहाँ पे एक महिला है, जिनका नाम है क्रिसोला जाचारोपालू, ठीक है, तो जाचारोपालू को जो है सह अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है, नोट कर लीजिएगा। और आप सभी को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपका है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा में। और अगला है कि हाल ही में किसे एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए, एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में हाल ही में भारत के प्रशांत गर्ग को चुना गया है। देखिए, जो आपका एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल है, इसके सदस्य के रूप में डॉक्टर प्रशांत गर्ग का कार्यकाल औपचारिक रूप से अगले साल जो आपकी AOI यानी कि एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजी इंटरनेशनल है, तो इसकी जो अगली सभा होगी तब तक के लिए जो है ये मेंबर रहेंगे। और आपको बताऊँ, जो आपका AOI यानी कि एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल है, तो ये एक विश्वविद्यालय केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि दुनिया के लोगों की दृष्टि को यानी कि आई को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। और इसकी सदस्यता 100 सक्रिय सदस्यों तक जो है सीमित है, और वे दुनिया में नेत्र विज्ञान में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हीं को जो है इन 100 सक्रिय सदस्यों के रूप में चुना जाता है, जिनमें एक आपके डॉक्टर प्रशांत गर्ग चुने गए हाल ही में। देखिए, प्रत्येक इस प्रतिष्ठित निकाय की अध्यक्षता करते हैं जो ये 100 सक्रिय सदस्य होते हैं। और जो आपके डॉक्टर प्रशांत गर्ग हैं, ये इस सम्मान को पाने वाले भारत के 5वें व्यक्ति हैं जिनको एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल का मेंबर बनाया गया है। देखिए, जो एकेडमिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल इंटरनेशनल है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में मैरी जोस टेस्गिनन, और इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1976 को की गई थी। 8वां की कटी बिहू महोत्सव किस राज्य का एक शुभ त्योहार है जो कि फसल का त्योहार है? देखिए, जो कटी बिहू है ये असम का एक शुभ त्योहार है जो कि फसलों का त्योहार माना जाता है, और ये इस साल 18 अक्टूबर 2022 को मनाया जाएगा। हर साल इसकी तिथि अलग अलग होती है, इस साल 18 अक्टूबर को ये त्यौहार मनाया जाएगा। और जो आपका ये कटी बिहू महोत्सव है, ये दिन असमिया कैलेंडर के अनुसार कटी महीने के पहले दिन को चिन्हित करता है। देखिए, जो कटी बिहू है ये आमतौर पर अक्टूबर में ही हर साल पड़ता है, क्योंकि अक्टूबर महीने में ही धान की फसलों की कटाई होती है। देखिए, जो कटी बिहू है इसको कोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि असम में किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण चरण का एक प्रतीक है। देखिए, कटी का अर्थ है काटना, और ये वर्ष के उस समय को दर्शाता है, मतलब ये उस समय को दर्शाता है साल के जब अन्न का भंडार आमतौर पर खाली हो जाता है और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। तो कटी का मतलब क्या हो गया? काटना। और ये कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, और ये फसलों का एक त्यौहार है, याद रखिएगा। अगला कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए, जो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन है ये दुबई में आयोजित किया गया। देखिए, दुबई में विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन 17 से 18 अक्टूबर 2022 को अटलांटिस द पाम में आयोजित हो रहा है।
और देखिए ये वैश्विक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे विशिष्ट सभाओं में से एक है। और देखिए जो आपका विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन है, इसका जो 22वां संस्करण है, ये वैश्विक संस्करण जो है ये दुनिया भर में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन समुदाय को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के कुछ प्रमुख क्रिप्टो प्रभाव को नीति निर्माताओं, प्रमुख सरकारी प्रतिनिधियों, मीडिया, परिवार कार्यालयों, एचएनआई और अन्य क्यूरेटेड निवेशकों को एक साथ लाएगा। तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हो रहा है? दुबई में। और ये 17 और 18 अक्टूबर को जो है आयोजित किया गया दुबई के अटलांटिस द पाम में। और देखिए ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानेंगे डिटेल में। देखिए ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जो कि एक सार्वजनिक डेटाबेस में संग्रहित डिजिटल जानकारी को मतलब जानकारी वाले ब्लॉकों को एक श्रृंखला की ओर ले जाती है। और ये एक ही समय में कई कंप्यूटरों पर मौजूद एक वितरित डेटाबेस है जो कि लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग या फिर ब्लॉक के नए सेट जुड़ जाते हैं। 10वां प्रश्न की हाल ही में पाकिस्तानी सेना के द्वारा किस देश में 1971 में बंगालियों और हिंदुओं पर किए गए अत्याचार और उन्हें जान से मार देने को नरसंहार करार देने के लिए अमेरिका के सदन यानी कि संसद में प्रस्ताव पेश किया गया? तो देखिए बांग्लादेश में 1971 में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। उस समय पाकिस्तानी सेना ने पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और बांग्लादेश में घुसकर जितने भी हिंदू थे उनका नरसंहार किया था, उनको बिल्कुल कत्ले आम उनका कर दिया था। तो इसको देखते हुए उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक्शन लिया और फिर जो है बांग्लादेश में भारतीय सेना को भेजा और जितने भी पाकिस्तानी सैनिक थे उनको खदेड़ दिया, उनको अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तानी सैनिकों को, और भारत ने जो है धूल चटा दी पाकिस्तान को और फिर बांग्लादेश नाम का एक नया देश जो है घोषित कर दिया गया। तो उस समय जो है जो अत्याचार हुआ था हिंदुओं पर और बंगालियों पर, ठीक है, तो उसी के बारे में अमेरिका के संसद में एक प्रस्ताव पेश हुआ है। अमेरिका के 2 सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। उसमें साफ कहा गया है कि 1971 में बंगालियों और हिंदुओं के खिलाफ किए गए अत्याचारों को नरसंहार करार दिया जाए और राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उनसे इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की गई है। देखिए जो रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं चाबोट, इन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हमें उन लाखों लोगों की स्मृति को वर्षों से मिटाने नहीं देना चाहिए जिनका नरसंहार किया गया। देखिए नरसंहार को स्वीकार करने से ऐतिहासिक रिकॉर्ड मजबूत होता है, ऐसा सांसद ने कहा, और हमारे साथी अमेरिकियों को शिक्षित किया जाता है और अपराधियों को पता चलता है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त या फिर भुलाया नहीं जा सकता। तो वाकई बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। कहने में तो थोड़ा सा समय कम लग रहा है, लेकिन इतनी दर्दनाक नरसंहार हुई थी 1971 में कि उसको जो है भुलाया नहीं जा सकता। शायद इतिहास के पन्नों में ये दिन जो है छुप रहा था, इसीलिए अमेरिका के सांसदों ने इस पर आवाज़ उठाई कि उस नरसंहार के बारे में सबको बताया जाए कि पाकिस्तानी किस क्वालिटी के लोग हैं। और देखिए ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, बताइए। और दूसरा है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग जो है यानी कि महिलाओं का आईपीएल किस साल से जो है आयोजित किया जाएगा, बताइए। और तीसरा है कि मेंस बैलन डियोर अवार्ड 2022 का विजेता कौन है, बताइए। चौथा प्रश्न है आपके लिए कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने, बताइए। देखिए कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, कल बहुत सारी नियुक्तियां हुई थी। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, ये जरूर रख के जाइएगा, सभी परीक्षाओं में 100% गारंटी वाला प्रश्न है। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सेक्शनों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाता है। और देखिए मछली के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। और हिंडाल्को नाम की एक कंपनी है, इसने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रैक विकसित की है। और देखिए हैदराबाद जो है इसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। और भारत सरकार ने पहली बार हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स की किताबें लॉन्च की हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।